हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल। माय नेम इज लामिया नसीम और चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो लेक्चर को। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जहां पर हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा है लीनियर अलजेब्रा। ओके, लीनियर अलजेब्रा में प्रीवियस वीडियो की अगर मैं बात करूं तो मैंने आपको रैंक निकालना सिखाया था कि किसी भी मैट्रिक्स की रैंक को आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो। उसकी प्रॉपर्टीज भी हमने डिस्कस करी थी विद गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ओके, आज की इस वीडियो लेक्चर की शुरुआत हम लोग करेंगे जहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ओके, तो बेसिकली लीनियर इक्वेशन क्या होती है, दो तरीके की होती है। फर्स्ट वन इज इन नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। तो हम लोग देखेंगे कि नॉन होमोजीनियस इक्वेशन को किस तरीके से सॉल्व करते हैं और नॉन होमोजीनियस इक्वेशन में क्या ऐसी कंडीशंस होती है जहां पर हम लोग कह सकते हैं कि भाई ये जो सिस्टम है ये आपका यूनिक सॉल्यूशन दे रहा है, या सिस्टम आपका सो मेनी सॉल्यूशन दे रहा है, या मेनी सॉल्यूशन दे रहा है, या ये सिस्टम का सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है। ओके, इस तरह की बात हम लोग यहाँ पर करेंगे। सबसे पहले मैं डिस्कस करती हूँ आपसे नॉन होमोजीनियस इक्वेशन के बारे में। ओके, सबसे पहले हम लोग किससे स्टार्ट करेंगे? नॉन होमोजीनियस इक्वेशन से स्टार्ट करेंगे। तो मैंने क्या करा है, यहाँ पर कुछ इक्वेशन कंसिडर करी है। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1, a11 x1 a12 x2 a13 x3। तो ये क्या शो कर रहे हैं? दैट इज द कोफिशिएंट a11 a12 a13 a1n। ओके, ये आपके कोफिशिएंट है। इसी तरीके से दूसरी मैंने नॉन होमोजीनियस इक्वेशन कंसिडर करी a21 a22 a23 x3। ओके, तो ये आपकी दूसरी हो गई। इसी तरीके से टोटल नंबर ऑफ इक्वेशन अगर आप देखोगे तो टोटल इक्वेशन मैंने कितनी कंसीडर कर ली है? टोटल नंबर ऑफ इक्वेशन मैंने m कंसीडर कर ली है। लास्ट में देखिए आपको 1 से लेकर आप कहां तक गए हो? bm तक गए हो। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं। ax इज इक्वल टू b को ये फॉलो कर रहा है। जहां पर आपका जो a है उस पर ध्यान दीजिएगा। जहां पर आपका जो a है वो क्या है? वो आपकी कोफिशिएंट मैट्रिक्स है। कोफिशिएंट मैट्रिक्स को कैसे आप लिखोगे? कोफिशिएंट मैट्रिक्स को आप लिखोगे, जो जितने भी आपके कोफिशिएंट दिए हुए हैं सबको आप अरेंज करोगे। कैसे अरेंज करोगे? a11। ओके, यहां पर अगर आप फर्स्ट इक्वेशन देखोगे तो a11 a12 a13 a14 डैश डैश डैश, लास्ट टर्म क्या मिलेगा आपको? लास्ट टर्म मिलेगा a1n। ओके, तो a12 हो गया, a13 हो गया, ऐसे आप आगे चलते चले जाओगे तो लास्ट एलिमेंट आपको मिलेगा a1n। ओके, दूसरी इक्वेशन के कोफिशिएंट देखिए a21 a22 a23, इसको भी यहां पर पुट कर देते हैं। a21 हो गया, a22 हो गया, a23 हो गया, डैश डैश डैश, और आखिरी में आपको क्या मिलेगा? a2n मिलेगा। इसी तरीके से यहां पर आपको टोटल नंबर ऑफ इक्वेशन कितनी मिली है? m मिली है। तो लास्ट जो आपको रो मिलेगी वो मिलेगी m रो। तो am1 हो गया, am2 हो गया, डैश डैश डैश, इसी तरीके से आप आखिरी में पहुंच जाओगे m रो n कॉलम पर। ओके, तो बेसिकली ये जो आपको एक मैट्रिक्स मिली है m क्रॉस n के साइज है इसका, इसी इक्वेशन की हेल्प से हमने ये मैट्रिक्स बनाई है। अब अगर यहाँ पर ऐसे दिया होता 2x प्लस 3y प्लस 6z इज इक्वल टू 2। ओके, फिर नेक्स्ट दूसरी ये इक्वेशन का मैं एक एग्जांपल आपको बता रही हूँ। दूसरी इक्वेशन दी होती है 6x प्लस 9y प्लस 2z इज इक्वल टू 5। अब आपको तीसरी इक्वेशन दी होती है 6x प्लस 2y प्लस 6z इज इक्वल टू 2। ओके, तो जब आप इसकी कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनाते हैं तो x का कोफिशिएंट क्या है? पहली इक्वेशन देखिए, x का कोफिशिएंट 2 है, y का कोफिशिएंट 3 है, z का कोफिशिएंट 6 है। नेक्स्ट इक्वेशन में आ जाइए, x का कोफिशिएंट 6 है, y का कोफिशिएंट 9 है, z का कोफिशिएंट 2 है। नेक्स्ट इक्वेशन में आ जाइए, x का कोफिशिएंट 6 है, y का कोफिशिएंट 2 है, और z का कोफिशिएंट कितना है? 6 है। तो ये जो मैट्रिक्स आपकी बन के तैयार होती है, दिस टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज कॉल्ड एज कोफिशिएंट मैट्रिक्स। क्योंकि यहाँ पर हमने क्या कंसिडर करा है? यहाँ पर हमने इक्वेशन में जितने भी कोफिशिएंट है उन सारे कोफिशिएंट को कंसिडर करा है। तो दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड कोफिशिएंट मैट्रिक्स। ओके, आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। अगर आपको ये पूरा मेथड समझ आ गया तो इसका एक एक क्वेश्चन आप लगा लोगे। बड़े आसान से क्वेश्चन आते हैं, बस सिंपल ऑब्जर्वेशन चाहिए, चीजों को पता होनी चाहिए, आपसे सारे क्वेश्चन लग जाएंगे। तो दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड एज कोफिशिएंट मैट्रिक्स। उसके बाद यहां पर अगर मैं बात करूं तो x1 x2 x3 xn, इसी तरीके से जो आपको सारे यहाँ पर वेरिएबल्स दिए हैं तो इसकी हेल्प से भी आप क्या कर सकते हो? आपको देखिए यहाँ पर एक मैट्रिक्स मिल गई। अब आप x मैट्रिक्स भी बना सकते हो। x मैट्रिक्स इज द वेरिएबल मैट्रिक्स, और वी कैन से दैट अननोन मैट्रिक्स, जहां पर हमें x1 x2 x3 की वैल्यूज नहीं पता होंगी, उसी का ही सॉल्यूशन हमें क्या होता है? चाहिए होता है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो x1 है, x2 है, x3 है, डैश डैश डैश, टोटल कितना है? xn। ओके, तो ये जो आपकी मैट्रिक्स कहलाती है, दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड एज अननोन मैट्रिक्स। ओके, अननोन मैट्रिक्स कहलाती है। अननोन मैट्रिक्स भी कह सकते हो, इसे आप वेरिएबल मैट्रिक्स भी बोल सकते हो। ओके, वेरिएबल मैट्रिक्स भी बोल सकते हो। तो उसके दो तीन नाम है जो आपको ध्यान रखने हैं, अननोन मैट्रिक्स, वेरिएबल मैट्रिक्स। अब इसी के साथ साथ यहां पर अगर आप देखोगे
B1, B2, B3, B4 और फिर आपको लास्ट में Bm मिलेगा। तो यहाँ पर ये क्या है, ये कांस्टेंट नंबर है। जब मैंने यहाँ पे इक्वेशन लिखी थी, लिखा था 2, 6, 5, इस तरीके से मैंने नंबर्स लिखे थे, तो ये नंबर्स क्या है, कांस्टेंट है। तो यहाँ से जो आपको B की मैट्रिक्स मिलेगी, B की मैट्रिक्स जो आपको मिलेगी, वो उस मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट मैट्रिक्स। ओके, उस मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलेंगे, कांस्टेंट मैट्रिक्स बोलेंगे। और वो आपकी कैसी दिखेगी, वो आपकी कुछ इस तरीके से दिखने वाली है। देखिएगा जरा ध्यान से, यहाँ पर आपको पहला कांस्टेंट मिलेगा B1, फिर दूसरी इक्वेशन से मिलेगा B2, फिर तीसरी इक्वेशन से B3 मिलेगा। ऐसे चलते चलते लास्ट में आपको कितना मिल जाएगा, Bm मिल जाएगा। ओके, तो ये मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, ये मैट्रिक्स को हम लोग कोफिशिएंट मैट्रिक्स बोलते हैं। इस मैट्रिक्स को हम लोग अननोन मैट्रिक्स या वेरिएबल मैट्रिक्स बोलते हैं, और इस मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट मैट्रिक्स। ओके, ये मैट्रिक्स हमारी क्या कहलाती है, ये मैट्रिक्स हमारी कहलाती है कांस्टेंट मैट्रिक्स। ओके, दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड एज कांस्टेंट मैट्रिक्स। तो आगे चलते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि ऑगमेंटेड मैट्रिक्स किस तरीके से बनाते हैं, क्योंकि अगर आपको नॉन होमोजेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करना है तो सबसे पहला स्टेप होता है कि यहाँ पर सबसे पहले आप ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को लिखो। ओके, तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कैसे लिखी जाती है, देखिए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को हम लोग A/B से भी इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी रिप्रेजेंटेशन है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का, और हम लोग ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, दोनों ही रिप्रेजेंटेशन आपके किसके हैं, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को लिखते कैसे हैं, जरा ध्यान दीजिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा यहाँ पे। देखिएगा, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग अपनी कौन सी मैट्रिक्स लिखेंगे, कोफिशिएंट मैट्रिक्स लिखेंगे। कोफिशिएंट मैट्रिक्स हमारी कौन सी है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स हमारी है यहाँ पर A11, A12 डैश डैश डैश, लास्ट में क्या मिला, A1n मिला। फिर यहाँ पर क्या मिला, A21, A22 डैश डैश डैश, लास्ट में क्या मिलेगा, A2n मिलेगा। इसी तरीके से फिर आपको क्या मिलेगी, नेक्स्ट लास्ट जो आपकी रो होगी वो क्या होगी, AM1, AM2 डैश डैश डैश, AMN। ओके, तो यहां पर सबसे पहले आपने क्या करा, जो आपने कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनाई थी, आपने एज इट इज कोफिशिएंट मैट्रिक्स यहां पर पुट कर दी। देखिए, जो मैंने यहां पर कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनाई थी, एज इट इज कोफिशिएंट मैट्रिक्स मैंने यहां पर पुट कर दी। अब यहां पर आपको क्या पुट करना है, यहां पर आपको पुट करना है आपकी कांस्टेंट मैट्रिक्स को। तो कांस्टेंट मैट्रिक्स क्या है आपकी, B1 है, B2 है, B3 है, और लास्ट में आपको क्या मिलेगा, Bn मिलेगा। तो ये जो मैट्रिक्स का साइज है ये क्या हो जाएगा, जैसे कि ये मैट्रिक्स का साइज m क्रॉस n का है, तो ये मैट्रिक्स का साइज हो जाएगा m क्रॉस n+1। बात समझ रहे हैं, अगर कोई मैट्रिक्स गिवन मैट्रिक्स आपकी 4 क्रॉस 3 की है, तो 4 क्रॉस 3 की जब आप ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाओगे तो वो 4 क्रॉस 4 की हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि आपने देखिए एक कॉलम को बढ़ा दिया, और मैंने आपको बताया था m रो को रिप्रेजेंट करता है, n कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। तो यहां पर जब आपने एक कॉलम को बढ़ा दिया तो n की जगह अब आपको क्या रखना पड़ेगा, n+1 रखना पड़ेगा। तो दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड एज ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। तो बात समझ आई आपको, आपने सबसे पहले पहचाना कि होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस इक्वेशन किस तरीके की दिखती हैं। तो नॉन होमोजीनियस इक्वेशन में क्या होगा, इक्वल टू सम वैल्यूज आपको दी होंगी, B1, B2, B3, कुछ भी वैल्यूज आपको दे सकता है। और जो होमोजीनियस इक्वेशन होती हैं वो उसमें क्या होता है, इक्वल टू जीरो होगा। ओके, इक्वल टू जीरो होगा, तो इससे आप आसानी से पहचान जाओगे कि होमोजीनियस इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है या नॉन होमोजीनियस इक्वेशन का आपको सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर मैंने क्या करा, टोटल m नंबर ऑफ आपको इक्वेशन दे दी, और इसको आप किसके फॉर्म में लिख सकते हो, इन टर्म्स ऑफ ax इज इक्वल टू b। ओके, तब यहां पर आपको क्या करना है, यहां पर आपको सॉल्यूशन निकालना है। तो सॉल्यूशन का जो फर्स्ट स्टेप है वो होता है फाइंड ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। तो मैंने पहले आपको कोफिशिएंट मैट्रिक्स बता दिया, मैंने अननोन और वेरिएबल मैट्रिक्स बता दिया, मैंने कांस्टेंट मैट्रिक्स बता दिया। उसके बाद मैंने आपको बताया कि किस तरीके से हम लोग ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को फाइंड आउट करते हैं। ओके, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बेसिकली आपको इक्वेशन दी होगी, जैसे कि मैं एक जनरल एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। ये एग्जांपल आप नोट डाउन करना चाहना तो कर लेना, वरना जरूरी नहीं है कि आप करो। सपोज कर लीजिए यहाँ पर दिया है 2x + 3y + 6z = 9। सेकेंड इक्वेशन दी है आपको 6x + y + z = 2। थर्ड इक्वेशन दी है x + 2y + 6z = 4। ओके, अब मैं आपसे बोल रही हूं कि ये जो आपको इक्वेशंस दी है इसकी हेल्प से आप क्या करो, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को बनाओ। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स जब आप इसकी हेल्प से आप बनाओगे तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स मैं इधर ही बना के दिखाती हूँ आपको, देखिएगा जरा कैसे बनाई जाती है। यहाँ पर क्या करेंगे, हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरीके से। अब यहाँ पर रखिए, सारी वैल्यूज को पुट करिए, ये हो जाएगा
x का कोफिशिएंट 2, y का कोफिशिएंट 3, z का कोफिशिएंट 6। नेक्स्ट आ जाइए सेकंड इक्वेशन में क्या, x का कोफिशिएंट 6, y का कोफिशिएंट 1, z का कोफिशिएंट 1। नेक्स्ट इक्वेशन में आ जाइए, x का कोफिशिएंट 1, y का कोफिशिएंट 2, z का कोफिशिएंट 6। देखिए x का कोफिशिएंट 1, y का कोफिशिएंट 2, z का कोफिशिएंट 6। और उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, ये आपका है b1, ये आपका है b2, ये आपका है b3। यहाँ पर पुट कर दीजिए b1 की वैल्यू कितनी, डायरेक्ट वैल्यूज ही पुट कर देते हैं तो ज्यादा आसान रहेगा हमारे लिए। b1 की वैल्यू आपको गिवन है कितनी, b1 की वैल्यू आपको गिवन है 9, b2 की वैल्यू 2 गिवन है और b3 की वैल्यू 4 गिवन है। दिस मैट्रिक्स इज नोन एज ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ओके, आप इस तरीके से ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को बना सकते हो। अब आपने क्या करा, यहाँ पर सबसे पहले देखा कि भाई नॉन होमोजीनियस इक्वेशन कैसी दिखती हैं, फिर आपने कोफिशिएंट मैट्रिक्स, वेरिएबल मैट्रिक्स, कांस्टेंट मैट्रिक्स के बारे में जाना और यहाँ पर आपने सीखा कि ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कैसे बनाएंगे। अब मैं आपको मेथड बताती हूँ कि वो कौन सा मेथड है जिसकी हेल्प से आप ये इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हो। तो देखिएगा, मेथड टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस सिस्टम। ओके, हेडिंग डालिएगा मेथड टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस सिस्टम। सबसे पहला स्टेप, जैसे कि मैंने आपको बताया, राइट द गिवन सिस्टम ऑफ एल्जेब्रिक इक्वेशन इन अ मैट्रिक्स फॉर्म एज ax इज इक्वल टू b। ओके, आपको क्या करना है, गिवन जो आपके पास सिस्टम होगा, ये जो सिस्टम था, जो सिस्टम आपके पास गिवन था, इसको मैंने क्या करा, इसको मैंने सबसे पहले क्या करा, ax इज इक्वल टू b के टर्म में लिखा। अब यहां पर अगर आप a की वैल्यू पुट कर दोगे, x की वैल्यू पुट कर दोगे, b की वैल्यू पुट कर दोगे, तो इन टर्म्स ऑफ मैट्रिक्सेस आपको क्या कर मिल जाएगा, एक ax इज इक्वल टू b एक इक्वेशन मिल जाएगी। तो यहां पर मैंने यही फर्स्ट स्टेप लिखा है। सेकंड स्टेप क्या है, कंसीडर द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। जब तक आप गिवन सिस्टम से ये आपकी कोफिशिएंट मैट्रिक्स और कांस्टेंट मैट्रिक्स नहीं बताओगे, तब तक आप ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कैसे बता पाओगे। ओके, तो पहले आपने क्या करना है, पहले आपने ऐसे लिख लेना है, फिर आपको क्या करना है, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाना है और उसको क्या करना है, रिड्यूस इनटू फॉर्म बाय अप्लाइंग ओनली रो ऑपरेशन। मतलब क्या है, यहां पर क्या करना है, यहां पर आपको एक छोटा सा टर्म गायब है, एक्लन। ओके, सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी आपके पास गिवन सिस्टम होगा उसको ax इज इक्वल टू b के टर्म में पहले लिखिए। उसके बाद आपको क्या करना है, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनानी है। फिर उसी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को आपको क्या करना है, रो ट्रांसफॉर्मेशन करके एक्लन फॉर्म में चेंज कर देना है। अब रो ट्रांसफॉर्मेशन और एक्लन फॉर्म का पूरा प्रैक्टिस हम लोग प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं, जहां पर मैंने आपको रैंक निकालना सिखाया था। ओके, तो यहां पर आपने क्या करा, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए रो ट्रांसफॉर्मेशन लिए। जब आप उसमें रो ट्रांसफॉर्मेशन लोगे तो देखिए यहां पर एक्लन फॉर्म को ही जब आप देखोगे तो ये इतना पार्ट अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो ये आपकी मैट्रिक्स है। ओके, ये आपकी मैट्रिक्स है और ये अगर आप पूरा ऑब्जर्व करोगे, ये पूरा ऑब्जर्व करोगे तो दिस इज योर ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। बात समझ रहे हैं, ये यहां पर सिर्फ अगर मैं इतने पार्ट को देखूं, सिर्फ अगर मैं यहाँ पर इतने पार्ट को ऑब्जर्व करूं तो ये हमारी मैट्रिक्स ए है। और अगर मैंने यहाँ पर पूरे पार्ट को कंसीडर करा, तो ये हमारी क्या है, ये हमारी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है। अब ऑब्जर्वेशन क्या है, आपने एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया अपनी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को। उसके बाद चेक करो अगर रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए, यानी ये जो आपकी मैट्रिक्स ए है, अगर इसकी रैंक जो है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक के बराबर है। मतलब क्या है, सपोज कर लीजिए आपने क्या करा, कोई एक्लन फॉर्म बनाई, आपने किसी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की एक्लन फॉर्म बनाई इस तरीके से। ओके, सपोज कर लीजिए इसमें जो आपको एलिमेंट्स मिले वो ऐसे मिले 1 2 3, ओके, 0 2 6 और यहां पर आपको मिल गया 0 0 0। सपोज कर लीजिए आपको 0 0 0 मिल गया, यहाँ पर मिला 2 6 5। ओके, यहाँ पर सपोज कर लीजिए 2 6 5 मिला आफ्टर कंप्लीटिंग द रो ट्रांसफॉर्मेशन। यानी ये जो मैं आपसे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की बात कर रही हूँ, ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स वो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है जिसमें मैं ऑलरेडी एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट कर चुकी हूँ, रो ट्रांसफॉर्मेशन कर चुकी हूँ। अब अगर आप यहाँ पर ये मैट्रिक्स को देखोगे, सिर्फ और सिर्फ ये मैट्रिक्स को देखोगे, तो मैंने आपसे क्या बोला, ये मैट्रिक्स ए है और इसकी रैंक कितनी होगी। देखिए एक रो इसकी क्या हो गई है, 0 रो हो गई है, 2 रो आपके नॉन जीरो रो है, तो रैंक ऑफ ए कितनी होगी, 2 होगी। अब ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कौन सी होगी, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ये आपकी जो पूरी मैट्रिक्स है ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है। तो इसमें आपकी फर्स्ट रो ये रो है, सेकंड रो ये है, थर्ड रो ये है और तीनों ही रो आपको क्या दिख रही है, नॉन जीरो दिख रही है। तो यहां पर अगर आप रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स देखोगे तो दैट विल बी इक्वल टू 3।
बात समझ रहे हैं। और अगर मैं यहाँ पर 5 की जगह, अगर मैं यहाँ पर 5 की जगह 0 कर दूं तो इसका मतलब है रैंक ऑफ ए जो है वो किसके बराबर है, रैंक ऑफ ए जो है वो रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के बराबर है, क्योंकि इस गिवन कंडीशन में अब ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो बात समझ रहे हैं, पहले वाली कंडीशन में रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स डिफरेंट थी। दूसरी कंडीशन जो मैंने लिखी, यहाँ पर रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स दोनों सेम हो गई हैं, और यहाँ पर जो नंबर ऑफ वेरिएबल्स होंगे वो कितने होंगे, 3 होंगे। देखिए एक्स वाई जेड इन्हीं की वैल्यूज आपने यहाँ पर पुट करी हैं, वो 3 है, रैंक 2 है। इसका क्या मतलब है कि रैंक ऑफ ए जो है वो रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के बराबर तो है मगर नंबर ऑफ वेरिएबल से कम है। और अगर मैं थर्ड कंडीशन आपको दिखाऊं, सपोज कर लीजिए आपको कोई भी 0 रो नहीं मिली, यहाँ पर 0 3 मिल गया, यहाँ पर 6 मिल गया, तो यहाँ पर आप देखोगे रैंक ऑफ ए भी आपकी 3 है, रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स भी आपकी 3 है, और नंबर ऑफ वेरिएबल्स भी आपके 3 है। अब इस पर्टिकुलर कंडीशन को जब आप लिखोगे, तो आप लिखोगे कि रैंक ऑफ ए जो है वो रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के बराबर है और तीनों नंबर ऑफ वेरिएबल्स के बराबर है। ये मैं आपको क्यों बता रही हूं, ये मैं आपको सॉल्यूशन बता रही हूं। अब जरा आइए यहाँ पर, अगर रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के बराबर है और वो दोनों ही इक्वल है किसके, नंबर ऑफ वेरिएबल्स के, ओके, देन ax इज इक्वल टू बी जो आपका होगा इक्वेशन दैट इज कंसिस्टेंट एंड हैज यूनिक सॉल्यूशन। मतलब क्या है, अगर आपकी ए की रैंक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक दोनों सेम है, अब दोनों सेम होने के बाद इक्वल हो गई है नंबर ऑफ वेरिएबल्स की, तो जो आपका सिस्टम है वो कौन सा सॉल्यूशन देगा, कंसिस्टेंट, और वी कैन से दैट यूनिक सॉल्यूशन देगा, यानी सिर्फ और सिर्फ एक सॉल्यूशन मिलेगा। देखिए यहाँ पर जितनी भी इक्वेशन ली है इज जस्ट अ लीनियर इक्वेशंस, ओके। अब लीनियर इक्वेशन सॉल्यूशन कब देंगे, देखिए 3 पॉसिबिलिटी होती है लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन देने की, ध्यान से देखिएगा। एक पॉसिबिलिटी ये है, 2 लीनियर इक्वेशन अगर हमने ली तो ये किसी पॉइंट पर कट करें, तो ये जिस पॉइंट पर कट करेंगे उस पॉइंट पे आपको क्या मिलेगा, सॉल्यूशन मिलेगा। तो ये इस तरीके के सॉल्यूशन को हम लोग बोलते हैं यूनिक और कंसिस्टेंट सॉल्यूशन, ओके। इस तरीके के सॉल्यूशन को हम लोग बोलते हैं यूनिक और कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। तो ये फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड क्या है, अगर आपकी रैंक ए मैट्रिक्स की और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की इक्वल तो है, जैसे कि मैंने सेकंड कंडीशन जो बताई थी, बट वो क्या है, लेस देन है नंबर ऑफ वेरिएबल्स के, इसका मतलब जो आपका सिस्टम है वो क्या देगा, कंसिस्टेंट एंड हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन देगा। अब कोई लीनियर इक्वेशन, कोई 2 लीनियर इक्वेशन इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब दे सकती है, जब दोनों इक्वेशन कुछ इस तरीके से हो, जब दोनों इक्वेशन कुछ इस तरीके से मीट कर रही हूं। अब आप यहां पर अगर ऑब्जर्व करोगे, तो यहां पर आपको इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस मिलेंगे, यहां पर आपको इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन मिलेंगे। तो ये अगर इस तरीके से एक पॉइंट पे कट कर देंगे इक्वेशन, तो ये आपका कहलाता है यूनिक सॉल्यूशन। ये हमारा क्या कहलाता है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, ओके। इनफाइनाइट सॉल्यूशन यहां पर आपको मिलेगा। तो ये आपकी सेकंड कंडीशन हो गई। और अगर आपकी रैंक जो है मैट्रिक्स ए की, ओके, यहां पर देखिएगा जरा, इसको मत देखिए, इसको देखोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। मैं वापस से अपने उसमें लिखती हूं, अगर रैंक ऑफ ए जो है, ओके, वो रैंक ऑफ द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स से एक अलग है, सेम नहीं है, जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया था कि ए की रैंक आपकी 2 आ गई थी, बट ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक कितनी थी, वो 3 थी। तो अगर दोनों सेम नहीं है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है जो आपके सिस्टम है उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। और नो सॉल्यूशन की कंडीशन आपको कब मिलती है, जब 2 लीनियर इक्वेशन आपके किसी भी पॉइंट पे कट ना करें, दोनों क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए एक दूसरे के। तो ये कहीं जाके इनफाइनाइट पे मिलती हैं, तो हम लोग बोल देते हैं ये दोनों इक्वेशन का ये जो सिस्टम है इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, देयर इज नो सॉल्यूशन, ओके। तो फर्स्ट कंडीशन क्या हो गई, यूनिक सॉल्यूशन की। यूनिक सॉल्यूशन आपको कब मिलेगा, मैट्रिक्स ए की रैंक, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक, नंबर ऑफ वेरिएबल्स तीनों सेम होंगे, यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। सेकंड कंडीशन क्या हो गई, मैट्रिक्स ए की रैंक, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक दोनों सेम हो मगर लेस देन हो किससे, नंबर ऑफ वेरिएबल्स है। सपोज कर लीजिए एक्स वाई जेड 3 वेरिएबल्स हैं और आपकी रैंक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की और आपकी जो मैट्रिक्स ए है, जो आपकी मैट्रिक्स ए है, दोनों की रैंक आपकी 2 आ रही है, तो डेफिनेटली 3 से कम है 2, तो वहां पर आपको क्या मिलेगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन मिलेगा। ये कंडीशन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रही है। और अगर आपकी मैट्रिक्स ए की रैंक और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक ही नहीं मैच कर रही है, तो फिर आपको कंडीशन क्या मिलती है, नो सॉल्यूशन की कंडीशन
कंडीशन मिलती है। ओके, इफ द सॉल्यूशन एग्जिस्ट, अगर आपके नो सॉल्यूशन है तब तो बात ही खत्म हो गई, और अगर आपका सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है तब आप क्या करोगे, देखिएगा यहाँ पर a की वैल्यू रखोगे, यहाँ पर x की वैल्यू रखोगे और यहाँ पर रखोगे b की वैल्यू। b आपको नोन होगा, a आपको नोन होगा, x की वैल्यू को आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो। मैं आपको आगे दिखा दूंगी कि किस तरीके से x की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। ओके, तो यहाँ पर इस तरीके से आप अननोन मैट्रिक्स में जितने भी वेरिएबल्स हैं ये सारे वेरिएबल्स की वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हो इजीली। ओके, आगे चलते हैं। ये तो पूरी कंडीशन हो गई किसकी, ये पूरी कंडीशन हो गई आपकी जब आपकी जो इक्वेशंस होंगी वो क्या होंगी, नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस होंगी। अगर होमोजीनियस इक्वेशन होंगी तब क्या करेंगे उसके बारे में भी मैं आपको बताती हूँ, बट उससे पहले इसका मैं आपको एक और छोटी शॉर्ट ट्रिक दे देती हूँ जिससे आप पहचान सको कि कब यूनिक सॉल्यूशन होगा और कब मैनी सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन होगा। मतलब अगर आप क्वेश्चन देखो तो आपको अगर ये पता चलेगा कि यूनिक सॉल्यूशन होने वाला है या नो सॉल्यूशन या इनफाइनाइट सॉल्यूशन होने वाला है, तो आपको पता चल जाएगा कि जरूर या तो दोनों की रैंक अलग आएगी या तो कोई एक रो आपकी क्या हो रही होगी, 0 रो हो रही होगी, तभी तो नंबर ऑफ वेरिएबल से कम हो जाएगी ना रैंक। तो यहाँ पर जरा ध्यान से देखिएगा, आप क्या करो, जो आपके पास मैट्रिक्स ए है आप क्या करो उसका डिटर्मिनेंट को फाइंड आउट करो। जो मैट्रिक्स ए होगी, मैट्रिक्स ए कौन सी होगी, ये वाला पार्ट, ये वाला जो मैंने आपको यहाँ पर स्क्वायर बनाया है। ओके, ये वाला जो पार्ट है आपको क्या करना है, डिटर्मिनेंट को फाइंड आउट करना है। डिटर्मिनेंट को फाइंड आउट करने के बाद आपको पता चलेगा, कि भाई या तो डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 आएगा, या तो डिटर्मिनेंट क्या होगा, या तो डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 आएगा या तो डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 नहीं आएगा। यही दो कंडीशन एग्जिस्ट करेंगी। आपको क्या करेगा, गिवन इक्वेशन दे देगा XYZ के टर्म में, जिसकी हेल्प से आपको ए मैट्रिक्स मिल जाएगी, कोफिशिएंट मैट्रिक्स मिल जाएगी। सबसे पहला काम क्या करो, कोफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करो। तो या तो डिटर्मिनेंट 0 होगा या तो 0 नहीं होगा। अगर डिटर्मिनेंट 0 नहीं है, अगर डिटर्मिनेंट 0 नहीं है तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आपको यूनिक सॉल्यूशन ही मिलेगा। सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी चेक करने की जरूरत नहीं है, ना रैंक ऑफ मैट्रिक्स है ना रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, आपको यूनिक सॉल्यूशन डायरेक्टली मिल जाएगा। बट अगर आपका डिटर्मिनेंट 0 आया तब आप आगे प्रोसीड करो, क्योंकि अब दो चांसेस बन जाते हैं, या तो आपको मेनी सॉल्यूशंस मिलेंगे या तो आपको यहाँ पर मेनी सॉल्यूशन मिलेंगे। ओके, मेनी सॉल्यूशन या तो फिर क्या हो सकता है, दो पॉसिबिलिटी बच गई ना, टोटल 3 पॉसिबिलिटी है, यूनिक सॉल्यूशन, मेनी सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन की एश्योरिटी कौन दे रहा है, डिटर्मिनेंट निकालिए, 0 नहीं आया तो यूनिक सॉल्यूशन होगा। अगर डिटर्मिनेंट 0 आया तो फिर उसमें दो पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करेंगी, उस पर्टिकुलर केस में आप पूरा कैलकुलेशन करो और यहाँ पर सारी रैंक वैंक निकाल के फाइंड आउट करो, या तो आपका मेनी सॉल्यूशन होगा या तो फिर आपको क्या मिलेगा, नो सॉल्यूशन की कंडीशन मिलेगी। तो डिटर्मिनेंट 0 होने पर ये दोनों कंडीशन एग्जिस्ट करेंगी, डिटर्मिनेंट 0 नहीं हुआ तो डायरेक्टली आपका आंसर क्या हो जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन। ओके, तो ये पूरी बात हो गई आपकी नॉन होमोजीनियस इक्वेशन की। अब अगर मैं बात करूं होमोजीनियस इक्वेशन की, तो एक बात ध्यान रखिएगा, होमोजीनियस इक्वेशन में आपका जो नो सॉल्यूशन की कंडीशन है, ओके, नो सॉल्यूशन की कंडीशन आपकी क्या करती है, एग्जिस्ट नहीं करती है। यहाँ पर या तो आपको इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन मिलेंगे या तो आपको यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। यहाँ पर सॉल्यूशन आपका एग्जिस्ट करता है, जबकि नॉन होमोजीनियस इक्वेशन में आपने देखा वहां पर सॉल्यूशन एग्जिस्ट भी कर सकता है। अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो आपका यूनिक भी हो सकता है और मेनी सॉल्यूशन भी हो सकता है, और एग्जिस्ट नहीं भी कर सकता है। बट होमोजीनियस इक्वेशन में हमेशा आपका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, या तो यूनिक सॉल्यूशन होगा या तो मेनी सॉल्यूशन होगा। अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो उस तरीके के सॉल्यूशन को हम लोग बोलते हैं ट्रिवियल सॉल्यूशन। ओके, अगर सो मेनी सॉल्यूशन है तो वहां पर हम लोग उसे बोलते हैं नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। मैं आपको दिखाती हूँ, समझने की कोशिश करिएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, नॉन होमोजीनियस इक्वेशन में आपने जब इक्वेशन बनाई तो ax इज इक्वल टू बी आपको मिला था। जब आप होमोजीनियस इक्वेशन बनाओगे तो आपको क्या मिलेगा, ax इज इक्वल टू 0। ax इज इक्वल टू 0 का क्या मतलब है, इक्वेशन कुछ इस तरीके से होंगी, एक्स वाई प्लस 2y प्लस z इज इक्वल टू 0। यहाँ पर क्या होगा, इक्वल टू कोई वैल्यू नहीं होगी, 0 होगा। x प्लस वाई प्लस z इज इक्वल टू 0, यहाँ पर हो जाएगा z प्लस x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 0। ओके, दिस इक्वेशन इज कॉल्ड एज होमोजीनियस इक्वेशन। ओके, ये इक्वेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, होमोजीनियस इक्वेशन बोलेंगे। तो यहाँ पर मैंने देखिए, यहाँ पर इसी चीज को मैंने मेंशन करा है, ये आपकी होमोजीनियस इक्वेशन को शो कर रही है। अब मैंने बताया इनकंसिस्टेंट कंडीशन इज नॉट पॉसिबल इन
होमोजीनियस सॉल्यूशन ऑलवेज एग्जिस्ट। ओके, नॉट पॉसिबल मतलब इनकंसिस्टेंट कंडीशन नहीं होगी, हमेशा क्या होगी, सिर्फ कंसिस्टेंट की कंडीशन होगी, सिर्फ कंसिस्टेंट की कंडीशन होगी, इनकंसिस्टेंट यानी नो सॉल्यूशन की कंडीशन यहाँ एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो अब आपको मैं दिखाती हूं, अगर यहां पर रैंक ऑफ द मैट्रिक्स ए ओके इक्वल हुई रैंक ऑफ द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के, और ये दोनों इक्वल हुए नंबर ऑफ वेरिएबल्स के, तो आपको क्या मिलेगा, तो आपको यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, या कह सकते हैं ट्रिवियल सॉल्यूशन मिलेगा। ओके, दोनों बातें लिख लीजिएगा, ट्रिवियल सॉल्यूशन और इसे हम लोग यूनिक सॉल्यूशन भी बोलते हैं। ओके, यूनिक सॉल्यूशन भी बोलते हैं। सेकंड कंडीशन क्या होगी, अब इक्वल तो रैंक हमेशा दोनों में रहेंगी, सेकंड कंडीशन बस आपकी ये बन सकती है, एक सेकेंड, रैंक ऑफ ए, रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। सेकंड कंडीशन क्या बनेगी कि रैंक ऑफ ए जो है वो रैंक ऑफ द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के तो बराबर हो, बट नंबर ऑफ वेरिएबल से कम हो जाए। तो इस तरह की कंडीशन में आपको कौन सा सॉल्यूशन मिलेगा, अब सॉल्यूशन आपको मिलेगा नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। ओके, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, या आप कह सकते हो मेनी सॉल्यूशन मिलने वाला है। अब इसको भी आप क्या कर सकते हो, डिटर्मिनेंट की हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हो। यहां पर आप क्या करोगे, सबसे पहले जो आपके पास मैट्रिक्स होगी, कोफिशिएंट मैट्रिक्स जो आपके पास होगी, उससे आप क्या करोगे, डिटर्मिनेंट को फाइंड आउट करोगे। अब डिटर्मिनेंट को फाइंड आउट करोगे तो फिर से दो कंडीशन बनेगी भाई, कि या तो डिटर्मिनेंट इक्वल टू जीरो होगा, या तो डिटर्मिनेंट इक्वल टू जीरो नहीं होगा, या तो जीरो होगा या तो जीरो नहीं होगा। अगर जीरो नहीं है, ओके, अगर जीरो नहीं है तो आपको क्या मिलेगा, ट्रिवियल सॉल्यूशन मिलेगा, यानी यूनिक सॉल्यूशन मिल जाएगा। डायरेक्टली आप यहां पर आंसर लिख सकते हो। और अगर जीरो हुआ तो यहां पर आप सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी बची, क्योंकि इनकंसिस्टेंट की कंडीशन तो हट गई है होमोजीनियस इक्वेशन में। अब क्या होगा, या तो ट्रिवियल होगा या तो नॉन ट्रिवियल होगा। तो अगर आपका डिटर्मिनेंट जीरो नहीं है तो ट्रिवियल सॉल्यूशन, और अगर आपका डिटर्मिनेंट जीरो है तो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। ये आपका पूरा कॉन्सेप्ट हो गया आपका सॉल्यूशन करने का। ओके, तो सॉल्यूशन करने का मतलब यहाँ पर जो हमारी हेडिंग थी, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये आपका पूरा ओवरऑल कॉन्सेप्ट है। मैंने यहाँ पर अभी तक कुछ भी नहीं छोड़ा। ओके, तो यहाँ पर आप इसे पूरा नोट डाउन करिए। ये आप सबसे पहले नॉन होमोजीनियस इक्वेशन को नोट डाउन करिए, कोफिशिएंट मैट्रिक्स, कांस्टेंट मैट्रिक्स और अननोन मैट्रिक्स को नोट डाउन करिए, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कैसे बनाते हैं इसे नोट डाउन करिए, फिर स्टेप्स को नोट डाउन करिए कि क्या क्या स्टेप हम लोग फॉलो करेंगे और कैसे पहचानेंगे कि यूनिक सॉल्यूशन है या इनफाइनाइट सॉल्यूशन है या नो सॉल्यूशन है। इसी तरीके से होमोजीनियस की कंडीशन पूरी लिखिए। अब मैं आगे चलती हूँ और आपको इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कराती हूँ। क्वेश्चंस करेंगे तो डेफिनेटली इसमें और ज्यादा आपको क्लैरिटी मिलने वाली है। चलिए आइए फर्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आप देख सकते हो, आपको यहाँ पर जो सिस्टम दिया हुआ है, ये कौन सी इक्वेशंस है, ये आपकी होमोजीनियस इक्वेशन है। यहाँ पर आपको बताना है कि इससे जो आपको सॉल्यूशन मिलेगा वो कंसिस्टेंट होगा या आपका मतलब ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा या मैनी सॉल्यूशन होगा, कंसिस्टेंट यूनिक सॉल्यूशन होगा या कंसिस्टेंट मैनी सॉल्यूशन, और भी कह सकते हैं कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहले क्या करिए, कोफिशिएंट मैट्रिक्स को लिखिए। कोफिशिएंट मैट्रिक्स को लिखिए क्योंकि हमारे पास डिटर्मिनेंट एक क्राइटेरिया है जिससे हम आंसर तक थोड़ा जल्दी पहुंच सकते हैं। तो x का कोफिशिएंट क्या है, फर्स्ट इक्वेशन में 1 है, y का कोफिशिएंट क्या है, -2 है। फिर सेकंड इक्वेशन देखिए, x का कोफिशिएंट क्या है, 2 है, और y का कोफिशिएंट कितना है, 1 है। तो बेसिकली ये 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है। जब आप यहाँ पर इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करोगे तो डिटर्मिनेंट कितना आएगा, 1 माइनस 4, तो ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। दैट डज नॉट इक्वल टू 0। और अगर आपका डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 नहीं है, इसका मतलब क्या है, रैंक ऑफ द मैट्रिक्स ए जो होगी वही रैंक ऑफ द एगमेंटेड मैट्रिक्स होगी, और वो इक्वल टू n होगा नंबर ऑफ आपका जितना भी वेरिएबल दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा वो कौन सा सॉल्यूशन होगा, ट्रिवियल सॉल्यूशन और यूनिक सॉल्यूशन। ओके, तो इस सिस्टम का जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, ट्रिवियल सॉल्यूशन और यूनिक सॉल्यूशन। आसानी से आप फाइंड आउट यहाँ पर कर सकते हो। अगर आप इसको दूसरे मेथड से करना चाहो, लाइक रैंक निकाल के, तो आप ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखो। होमोजीनियस की कंडीशन जब भी होगी, होमोजीनियस इक्वेशन जब भी होगी, तो जो ए की मैट्रिक्स होगी वही आपकी क्या होगी, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स होगी। क्योंकि साइड में जब आप 0 0 लिखोगे तो वो 0 ही 0 हो जाएगा, उसका कुछ भी मतलब नहीं बनेगा। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2, 2 और 1। ओके, अब आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर देखिएगा जरा, R2 रो में क्या करो, R2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R1 कर दो। मैं ये वाले एलिमेंट को 0 करके देखती हूँ कि पूरी रो मुझे 0 मिल रही है कि नहीं मिल रही है। तो जब आप ऐसा काम करोगे तो 1 माइनस 2 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और यहाँ पर आपको 5 मिल जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक आ रही है वो आपकी 2 आएगी, क्योंकि 0 रो यहाँ पर आपको नहीं मिलेगी, और ये इक्वल होगी किसके,
एक है, और यही इक्वल हो जाएगा आपका नंबर ऑफ वेरिएबल्स के, क्योंकि कितने वेरिएबल्स दिए, एक वेरिएबल एक्स रहा, एक वेरिएबल आपका वाई रहा, तो टोटल दो वेरिएबल है, उसकी रैंक भी 2 आई है, तो यहाँ पर आपका यूनिक सॉल्यूशन ही एग्जिस्ट करेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर भी आपको यही बताना है कि सॉल्यूशन क्या मिलने वाला है, यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा या आपका इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेगा। तो सबसे पहले क्या करिए, कोफिशिएंट मैट्रिक्स को लिखिए। जब आप कोफिशिएंट मैट्रिक्स को लिखोगे तो यहाँ पर भी आपको 2x2 की मैट्रिक्स मिलेगी। यहाँ पर दो इक्वेशन है, दो अननोन है, x का कोफिशिएंट 1 है, y का कोफिशिएंट -2 है, x का कोफिशिएंट 2 है, y का कोफिशिएंट -4 है। जब आप इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करोगे तो डिटरमिनेंट कितना हो जाएगा, -4 -4। ओके, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। इसका क्या मतलब है, अगर आपका डिटरमिनेंट 0 आ रहा है, इसका मतलब रैंक ऑफ एज और रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को बराबर होंगी, बट दैट विल बी लेस देन 9, लेस देन n, नॉट 9। ओके, n क्या है, n आपका नंबर ऑफ वेरिएबल्स है, तो n आपका 2 के बराबर होगा, क्योंकि दो वेरिएबल है x और y। तो यहाँ पर जो सॉल्यूशन होगा वो कौन सा सॉल्यूशन होगा, ये सॉल्यूशन आपका होगा नॉन ट्रिवियल। ओके, नॉन ट्रिवियल, और मैंने आपको लिखवाया भी कि अगर डिटरमिनेंट 0 के इक्वल आ रहा है तो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, अगर डिटरमिनेंट 0 के इक्वल नहीं आ रहा है तो आपका क्या हो जाएगा, ट्रिवियल इक्वेशन हो जाएगा, ट्रिवियल सॉल्यूशन हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर इसको आप मेंशन करिए, ट्रिवियल सॉल्यूशन, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। अब अगर इसको आप ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की हेल्प से करना चाहते हो तो भी आप कर सकते हो। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स आपकी मैंने बताया कि होमोजीनियस की कंडीशन में जो आपकी मैट्रिक्स ए होगी वही ऑगमेंटेड मैट्रिक्स होगी। तो ये हो गया 1 -2 2 -4। ओके, अब मैं क्या करूंगी, R2 में क्या करने वाली हूँ, R2 -2 टाइम्स ऑफ R1 करूंगी, ताकि मैं यहाँ पर एलिमेंट 0 कर सकूं, और इसको 0 करने पर मैं चेक करूंगी कि भाई पूरी रो 0 हो रही है कि नहीं हो रही है। तो यहाँ पर आपको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स किसके बराबर मिल जाएगी, देखिएगा जरा, फर्स्ट रो तो वैसी रहेगी, सेकेंड रो 2 -2 0, और यहाँ पर आप 2 का मल्टीप्लाई कराओगे -4 -4 -4 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पर रैंक कितनी आ गई, रैंक आ गई आपकी 1, जो कि रैंक ऑफ द मैट्रिक्स ए भी होगी और एक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स भी होगी। ओके, और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स भी होगी, और ये आपकी क्या होगी, लेस देन n होगी, क्योंकि नंबर ऑफ वेरिएबल्स आपके अभी भी 2 हैं और रैंक कितनी आ रही है, रैंक 1 आ रही है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, ये आपका इनफाइनाइट सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, लाइक नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन आपको यहाँ से मिलने वाला है। ओके, क्वेश्चन नंबर 21 को देखिएगा, लीनियर अलजेब्रा का ये क्वेश्चन नंबर 21 है, जहां पर आपको देखिए 3 इक्वेशंस गिवन है और बोल रहा है द सिस्टम ऑफ द लीनियर इक्वेशन। ये जो लीनियर इक्वेशन का सिस्टम है इसके पास क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा या नो सॉल्यूशन होगा या इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होगा या ओनली 2 सॉल्यूशन होगा। तो इसको चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस इक्वेशंस को थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं। मैं क्या करती हूँ, एक्स वाई जेड को एक साइड कर लेती हूँ, एक्स अगर इसे देखोगे तो -s + 2y - z, ओके, इज इक्वल टू, ये किसके बराबर हो जाएगा, 1 - t के। सेकंड इक्वेशन में x तो है नहीं, तो ये हो जाएगा y + z इज इक्वल टू -t। ये कितना हो जाएगा, -x + y - 2z इज इक्वल टू -1। ओके, अब क्या करेंगे, हमें यहाँ पर बताना है कि भाई ये यूनिक सॉल्यूशन है कि नो सॉल्यूशन है या इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमें ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को ड्रॉ करना होगा। जब आप यहाँ पर ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को बनाओगे तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स आपको मैंने बनाना सिखाया कि पहले आप क्या करो, यहाँ पर कोफिशिएंट मैट्रिक्स पुट करो, यहाँ पर b1 b2 b3 की वैल्यू पुट करो। तो कोफिशिएंट मैट्रिक्स क्या होगा, x का कोफिशिएंट है -1, फर्स्ट इक्वेशन देखिए, y का कोफिशिएंट है 2 और z का कोफिशिएंट कितना है, -1 है। सेकंड इक्वेशन में x है नहीं, तो x का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, y का कोफिशिएंट 1, z का कोफिशिएंट 1। थर्ड इक्वेशन में देखिए, x का कोफिशिएंट -1, y का कोफिशिएंट 1 और z का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। और यहाँ पर आपको कितना मिलेगा, 1 - t मिलेगा, यहाँ पर आपको कितना मिलेगा, -t मिलेगा, और यहाँ पर आपको -1 मिलेगा। अब हमें क्या करना है, विद द हेल्प ऑफ रो ट्रांसफॉर्मेशन ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को किसमें चेंज करना है, एक्लन फॉर्म में चेंज करना है। तो मैं सबसे पहला ट्रांसफॉर्मेशन क्या लूंगी, देखिए मेरा दिमाग में क्या चलता है कि भाई जो नीचे बॉटम वाले जो सबसे लास्ट रो में एलिमेंट्स है उसको 0 बनाया जाए। तो मैंने देखा यहाँ पर -1 है, फर्स्ट रो में देखा -1 है, तो मेरे दिमाग में आया कि मैं R3 को क्या करती हूँ, R1 से माइनस कर देती हूँ। तो R3 रो में मैं क्या करूंगी, R3 को R1 से माइनस कर दूंगी, तो एटलीस्ट मुझे ये वाला एलिमेंट तो 0 मिलेगा ना, ये वाला एलिमेंट तो 0 मिलेगा। फिर आगे देखते हैं क्या करना है। तो यहाँ पर आप जब रो ट्रांसफॉर्मेशन लेके ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को इस तरीके से लिखोगे तो फाइनली आपको क्या मिल जाएगा, फाइनली यहाँ पर आपको मिल जाएगा, देखिएगा जरा, जब आप -1 2 -1 सबसे पहले ऐसे ही रख लेते हैं, -1
2 माइनस 1। उसके बाद 1 माइनस टी भी एज इट इज रख ली, इसमें भी हमने कुछ भी चेंज नहीं करा है। 0 1 1 भी ऐसी रख लीजिए, इसमें भी हमने कुछ चेंज नहीं करा है। माइनस टी भी ऐसे ही रख लीजिए, इसमें भी हमने कुछ चेंज नहीं करा है। अब अगर आप माइनस 1 को माइनस 1 से माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 0। 1 को माइनस 2 से करेंगे तो माइनस 1 बचेगा। माइनस 2 को माइनस माइनस 1 से करेंगे तो माइनस 1 बचेगा। और यहाँ पर देखिएगा माइनस 1 को आप माइनस करोगे किससे, 1 माइनस टी से, तो ये बेसिकली मिल जाएगा आपको माइनस का 2 प्लस का टी। ओके, तो यहाँ पर आपको क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा माइनस 2 प्लस टी। अब जब आप इसको यहाँ पर ऑब्जर्व करोगे इस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को, तो जरा देखिए जो लास्ट रो है, अगर इस लास्ट रो में मैं सेकंड लास्ट रो को ऐड कर दूं तो ये तो 0 है ही, 0 0 0 होगा, माइनस 1 प्लस 1 0 होगा, माइनस 1 प्लस 1 0 होगा। तो मेरा जो नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन होगा वो भी R3 रो में होगा, जहां पर मैं क्या करूंगी, R3 को R2 के साथ ऐड कर दूंगी। तो मुझे जो नेक्स्ट इक्वेशन मिलेगी वो क्या मिलेगी, जो नेक्स्ट इक्वेशन होगी वो आपकी होने वाली है, देखिएगा जरा ध्यान से। जो नेक्स्ट इक्वेशन होगी -1 2 -1 तो एज इट इज रहेगा, 0 1 1 एज इट इज रहेगा। अब यहाँ पर 0 प्लस 0 0 -1 प्लस 1 0 -1 प्लस 1 0, और यहाँ पर आपका 1 माइनस टी एज इट इज रखा है, माइनस टी एज इट इज रखा है। जब आप इसको इसके साथ ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, -2 मिलेगा। अब यहाँ से आप ऑब्जर्व कर सकते हो इतनी मैट्रिक्स आपकी क्या है, इतनी मैट्रिक्स है आपकी ए मैट्रिक्स, और ये टोटल पूरी मैट्रिक्स आप देखोगे तो ये क्या है, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है। अगर मैं रैंक ऑफ द मैट्रिक्स ए पूछूं तो ये होती है नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज। यहाँ पर एक रो जीरो हो चुकी है, तो 1 और 2 दो रो ऐसी हैं जो नॉन जीरो रो है, तो रैंक ऑफ द मैट्रिक्स ए कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब अगर मैं आपसे पूछूं रैंक ऑफ द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कितना होगा, तो आप देख सकते हो ये भी आपकी नॉन जीरो रो है, ये भी आपकी नॉन जीरो रो है, और ये भी आपकी नॉन जीरो रो है, क्योंकि -2 रखा है, तो इसकी जो रैंक होगी 3 होगी। अब आप देख सकते हो रैंक ऑफ द मैट्रिक्स है डज नॉट इक्वल टू द रैंक ऑफ द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। का मतलब क्या है, ये जो कंडीशन है वो नो सॉल्यूशन की कंडीशन है, यही मैंने लिखवाया था नॉन होमोजीनियस इक्वेशन में, क्योंकि ये नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है। यहाँ पर देख सकते हैं ये नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है, यहाँ पर ए मैट्रिक्स और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का दोनों का रैंक डिफरेंट है, तो आपका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर होगा नो सॉल्यूशन। ओके, फाइनल आंसर क्या होगा, नो सॉल्यूशन। बाकी सारे ऑप्शन आपके क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। तो बहुत इजी मेथड है, एक बार मेथड आपको समझ आ गया, सारे क्वेश्चन सेम मेथड से यहाँ पर सॉल्व होते हैं, कुछ भी क्वेश्चन में नई ट्रिक नहीं है, एक ही जैसे सवाल लगातार रिपीट होते रहते हैं, तो आप आसानी से प्रिपरेशन यहाँ पर इसकी कर सकते हो इस पर्टिकुलर टॉपिक की। मैं आपको कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करवाती हूँ, जैसे कि ये क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ अल्फा इन बीटा। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इक्वेशन में आप देख सकते हो यहाँ पर बीटा रखा है, यहाँ पर अल्फा रखा है, तो बोल रहा है अल्फा बीटा की वैल्यू के लिए फॉलोइंग इक्वेशन हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। ओके, इस फॉलोइंग इक्वेशन पर क्या होना चाहिए, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होना चाहिए। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप क्या करो, इसकी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को रेडी करो, इसकी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को रेडी करो। तो बनाते हैं जरा इसकी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ये भी आपका क्या है, नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है। यहाँ पर b1 b2 b3 की वैल्यूज आपको गिवन है, आप जब वैल्यू पुट करोगे तो आपको बेसिकली क्या मिल जाएगा। फर्स्ट इक्वेशन देखिए, x का कोफिशिएंट 1, y का कोफिशिएंट 1, z का कोफिशिएंट 1। सेकंड इक्वेशन देखिए, x का कोफिशिएंट 1, y का कोफिशिएंट 3, z का कोफिशिएंट 3। थर्ड इक्वेशन देखिए, x का कोफिशिएंट 1, y का कोफिशिएंट 2 और z का कोफिशिएंट कितना हो गया, अल्फा हो गया। यहाँ पर b1 की वैल्यू 5, b2 की वैल्यू 9, और b3 की वैल्यू कितनी है, बीटा। ये आपका b1 होगा, ये b2 होगा, ये b3 होगा। सिंपल। सबसे पहले हमने क्या करा, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को यहाँ पर लिख लिया। अब हमें क्या करना है, इस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को किस में कन्वर्ट करना है, एक्लेन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो जरा देखिएगा, एक्लेन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए मैं यहाँ पर 2 ट्रांसफॉर्मेशन लेने जा रही हूँ। पहला ट्रांसफॉर्मेशन मैं सेकंड रो में लूंगी, जहां पर मैं सेकंड रो को फर्स्ट रो से माइनस करके रखूंगी। जो हमारा थर्ड ट्रांसफॉर्मेशन मतलब सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन जो होगा वो थर्ड रो के लिए होगा, जहां पर मैं थर्ड रो को माइनस करके रखूंगी फर्स्ट रो से। तो फाइनली मुझे मिलेगा क्या, जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो मेरी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है ट्रांसफॉर्मेशन के बाद बदलेगी, और बदल के हमारे पास क्या आ जाएगी, देखिएगा जरा। यहाँ पर फर्स्ट रो तो एज इट इज रख लीजिए 1 1 1, इसमें मैंने कोई चेंज नहीं करा है। सेकंड रो को फर्स्ट रो से माइनस करा के रखिए, तो 1 - 1 हो जाएगा 0, 3 - 1 2, 3 - 1 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 2, यहाँ पर आ जाएगा 2। फिर जब आपने इसको माइनस करा तो ये 0 हो गया, यहाँ पर 1 हो गया, और अल्फा -1 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, अल्फा -1। इसी तरीके से 5 को एज इट इज रख दीजिए,
अब सेकंड रो में आपने क्या करा, सेकंड रो को फर्स्ट रो से माइनस करके रखा है, 9 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और बीटा को आपने फर्स्ट रो से माइनस करा है, तो बीटा माइनस 5 कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा बीटा माइनस 5, बीटा माइनस 5। ओके, अब मैं क्या करूंगी देखिएगा जरा, अब मैं यहाँ पर नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन लेने जा रही हूँ। मेरा क्या दिमाग चल रहा है, मेरा दिमाग चल रहा है कि यहाँ पर अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई करा के इसके साथ माइनस कर दूं तो यहाँ पर मुझे एक और जीरो मिल जाएगा। ओके, यहाँ पर मैं अगर 2 का मल्टीप्लाई करा के इसके साथ माइनस करूंगी तो मुझे यहाँ पर एक और जीरो मिल जाएगा। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पर 2 टाइम्स ऑफ R3 करूंगी, उसको फिर मैं माइनस करूंगी किससे, R2 से, फिर वैल्यू को पुट करूंगी। तो नेक्स्ट जो हमारे पास मैट्रिक्स आएगी आफ्टर रो ट्रांसफॉर्मेशन वो क्या होगी आपकी, यहाँ पर एक लाइन भी ड्रॉ कर देते हैं। यहां पर आपको मिल जाएगा, ये 1 एज इट इज रहेगा, ये 1 एज इट इज रहेगा, ये 1 एज इट इज रहेगा, 0 एज इट इज रहेगा, 2 एज इट इज रहेगा, 2 एज इट इज रहेगा, 0 माइनस 0 0 ही होगा। यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करा के R2 से माइनस करेंगे, हो जाएगा 0। यहाँ पर जब आप 2 का मल्टीप्लाई कराओगे तो 2 अल्फा माइनस 2 ये हो जाएगा 2 अल्फा माइनस 4। ओके, यहाँ पर देखिएगा आपको मिलेगा 5, ये मिलेगा 4, और इसको जब आप इससे माइनस करोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 बीटा माइनस 10 माइनस 4। तो यहाँ पर आपको मिलेगा 2 बीटा माइनस 14। ओके, 2 बीटा माइनस 14 आपको टोटल मिलेगा। देखिए 10 माइनस 10 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 2 बीटा माइनस 14 हो जाएगा। यही उठा के मैंने यहाँ पर पुट कर दिया है। अब आपसे कह क्या रहा है, आपसे कह रहा है इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन मिले। अगर आपको इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन चाहिए तो नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं, 3 है। रैंक आपकी जो है ए मैट्रिक्स की और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की अगर वो 3 से कम हो जाए, लाइक 2 हो जाए, तो आपको इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन मिलेंगे, क्योंकि यही कंडीशन थी। नो सॉल्यूशन की कंडीशन क्या थी, नो सॉल्यूशन की कंडीशन थी रैंक ऑफ द मैट्रिक्स ए, रैंक ऑफ द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स दोनों इक्वल हो और वो कम हो n से। अब अगर n की वैल्यू 3 है तो डेफिनेटली इसे क्या होना पड़ेगा, 2 होना पड़ेगा या 1 होना पड़ेगा। अगर आपको इसे नो सॉल्यूशन बनाना है, अगर आपको इसे नो सॉल्यूशन बनाना है तो जो लास्ट वाली रो है, लास्ट वाली जो आपको रो दिख रही है, ये पूरी रो को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 0 रो में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और 0 रो में कन्वर्ट करने के लिए 2 अल्फा माइनस 4 को भी 0 करना पड़ेगा और 2 बीटा माइनस 14 को भी 0 करना पड़ेगा। जब ये दोनों टर्म जाके 0 होंगे तब ये पूरा आपका जो लास्ट रो आपको दिख रही है ये पूरी 0 हो जाएगी। जब ये 0 हो जाएगी तो दोनों की रैंक कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, एंड दैट विल बी लेस देन 3। तो यहां पर आप जब अल्फा की वैल्यू निकालोगे, इस इक्वेशन से अल्फा की वैल्यू आपकी 2 आ जाएगी, 4 डिवाइडेड बाय 2, और इस इक्वेशन से बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी। आपसे यही बोल रहा था नो सॉल्यूशन के लिए अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, तो अल्फा की वैल्यू 2 होनी चाहिए और बीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 7 होनी चाहिए। तो अल्फा की वैल्यू 2 होनी चाहिए, बीटा की वैल्यू 7 होनी चाहिए, बाकी सारे ऑप्शन आपके क्या होंगे, गलत हो जाएंगे। ओके, तो ये क्वेश्चन भी आपका यहाँ पर कंप्लीट हो गया। ये क्वेश्चन मैं आपका और कराती हूँ, ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, उसके बाद ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ और क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आपको देखिए इक्वेशंस दी हुई हैं, ये होमोजीनियस इक्वेशन है, इस तरीके से 3 इक्वेशन आपको दी हुई हैं। बोल रहा है हैज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। अगर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है तो डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। यहाँ पर ये आपकी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स और आपकी मैट्रिक्स ए जो होगी वो दोनों सेम होंगी, क्योंकि ये नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है। b1 b2 b3 की वैल्यू रखेंगे, 0 0 0 होगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो x का कोफिशिएंट a, y का कोफिशिएंट b, z का कोफिशिएंट c हो जाएगा। यहाँ पर देखिए x का कोफिशिएंट b, y का कोफिशिएंट c, z का कोफिशिएंट a हो जाएगा। नेक्स्ट इक्वेशन देखिए, x का कोफिशिएंट c, y का कोफिशिएंट a और z का कोफिशिएंट b। तो आपको ये एक इक्वेशन मिल गई। और नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन का मतलब क्या है, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन का मतलब है डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स ए विल बी इक्वल टू दी 0। और ट्रिवियल सॉल्यूशन का मतलब क्या था कि डिटर्मिनेंट 0 नहीं हो। तो यहाँ पर जरा इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं। जब आप इसका डिटर्मिनेंट लोगे तो आपको क्या मिलेगा, ए आप एज इट इज रखोगे, ए आप एज इट इज रखोगे, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन BC माइनस ए स्क्वायर। ओके, ये क्या हो जाएगा, BC माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद माइनस बी एज इट इज रखेंगे। अब देखिए इसका डिटर्मिनेंट आप निकाल सकते हो, हम लोग मैट्रिक्स में बहुत आगे बढ़ चुके हैं तो बार बार समझाने से कोई फायदा नहीं। इसके करस्पॉन्डिंग जो लाइंस होंगी, ओके, इसके करस्पॉन्डिंग जो आपके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन होंगी वो कैंसिल आउट होंगी, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस सी ए। ओके, ये किसके बराबर हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस सी ए। तो ये हो गया आपका बी स्क्वायर माइनस सी ए। फिर क्या करेंगे, प्लस करेंगे,
प्लस सी। ओके, अब ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, ए बी माइनस सी स्क्वायर, तो ये आपका हो जाएगा ए बी माइनस सी स्क्वायर। तो यहाँ पर आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आ जाएगा, पहले इस मैट्रिक्स का हम लोग डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं, तो ये हो जाएगा ए बी सी माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस ए बी सी, ओके, प्लस ए बी सी, यहाँ पर भी आपको प्लस ए बी सी मिलेगा और यहाँ पर आपको माइनस सी क्यूब मिल जाएगा। तो यहाँ पर जब आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड आउट करोगे तो माइनस बाहर ले लीजिए, तो ये हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब और यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस 3 टाइम्स ऑफ ए बी सी। ओके, अब अगर आपको इस डिटर्मिनेंट को जीरो करना है तो जीरो करने की कंडीशन क्या है, ए जो है वो बी के बराबर हो जाए और सी के बराबर हो जाए। अगर ए बी सी तीनों एक दूसरे के बराबर हो गए तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में आप बी सी की जगह ए पुट कर दोगे, तो ये हो जाएगा माइनस ए क्यूब प्लस ए क्यूब और यहाँ पर क्या हो जाएगा 3a इंटू ए, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस 3a क्यूब प्लस 3a क्यूब, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और आपको डिटर्मिनेंट क्या मिल जाएगा, इक्वल टू 0 मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपकी कंडीशन कौन सी सही होगी कि a जो है वो b के और c के बराबर हो जाए, तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा, बाकी सारे ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे। ओके, तो आपने देखा कि किस तरीके से हम लोग इस टॉपिक के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। आप भी इसी तरीके के कुछ और जो क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर में मिले उसको सॉल्व करिए, अगर नहीं आता है तो मेरे से क्लियर करिए। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोगों ने अभी तक जितना भी पढ़ रखा है उन सब का कंबाइन करके कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देन वी विल गो फॉर आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।